9 दिसंबर एमक्यूएम लंदन का प्रोग्राम है। जंगल का बादशाह और मुर्दे दफनाने का नया निजाम। इमरान रियाज के घपले। अब कराची में एक बड़ा इवेंट होगा, एक बड़ा सियासी मंजरनामा या फिर एक नया ड्रामा। आप ये प्रोग्राम इस वक्त अनीस मंसूरी के साथ बराह रास्त देख रहे हैं और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आइए, इससे पहले कि मैं कुछ किस्से, कहानियां, दावे और चीजें सुनाऊं, आज एक और प्रेस ब्रीफिंग हुई। यूं लगता है कि पहले तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान या फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बयानियात दिया करती थी, मगर अब हो यह गया है कि तहरीक इंसाफ अपने ही रहनुमा हो, अपने ही पार्टी के सरबरा की बहन और बीवी के बयानात का जवाब देती है और दूसरी तरफ उनके ही बयानात का जवाब आगे आता है। मामला कुछ अजीब सा नहीं। कल हमने आपको एक बयान सुनाया था बुशरा बेगम का, हल्का सा सुनिए, बहुत हल्का सा। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। इस बयान में बुशरा बेगम दावा ये कर रही थी कि जनाब मैं तो अकेली आई थी, मेरे लिए तो तमाम मैं ही डटी हुई थी। और उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं और खास तौर पर जो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, उन सब ने तो कहा कि जनाब बुशरा बेगम जैसा तो बहादुर कोई है ही नहीं। और ये बात हम सुनते हुए भी आ रहे हैं। ये वो फहरिस्त है कि जो इमरान रियाज खान साहब के साथ साथ शहबाज गिल तक जाती है। लेकिन इन सब के लिए आज एकदम से फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा, भाई बुशरा बेगम मेरे मुताल्लिक थोड़ी कह रही थी, ये तो किसी और के मुताल्लिक कह रही थी। सुनिए। देखिए, मैं तो बुशरा बेगम के साथ फुल टाइम था, वहां से लेकर आखिर तक था और वहां से लेकर उनको वहां से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। अब यहां तो इन्होंने कन्नी काट ली। अब बुशरा बेगम अगले दिन प्रेस रिलीज करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर कहीं पर जाते हुए ये बयान दे दे कि नहीं मैंने तो खास तौर पर अली अमीन गंडापुर का ही जिक्र किया था। ये वो बयानात का सिलसिला है जो एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो चुका है। इसी सूरत हाल में अब नया मामला मौलाना फजल रहमान का जहां शुरू हो रहा है, वहीं ये तवक्को की जा रही थी कि मौलाना फजल रहमान साहब के धरने या मार्च के साथ कहीं ना कहीं पीटीआई जरूर मिलेगी। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान की बयान दिया है वो जरा सुनिए। आप उसकी पार्टी में बड़े एक्टिव थे, आपको जरा पता होगा। मैं मौलाना पे किताब लिख रहा हूँ, मेरे भाई इतना फारे टाइम नहीं है कि मैं मौलाना की किताब पे सोचूं। अली अमीन गंडापुर हमेशा मौलाना के मुतालिक इसी तरह की गुफ्तगू करते रहे और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि ज़ाहिर है दोनों की सियासत एक ही इलाके से। अब सूरत हाल ये हो चुकी है और इस बयान से ये बात तो बहुत वाज़ेह नजर आती है कि अगर मौलाना कोई मार्च का ऐलान करते हैं तो फिलहाल कहीं ना कहीं पर तहरीक इंसाफ थोड़ा सा फासला रखेगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 26वीं तरमीम का मामला आया था और उस वक्त तहरीक इंसाफ जब उनके पीछे नमाज अदा कर रही थी, अब ना जाने वो नमाज मगरिब थी या नमाज जनाजा थी, अलबत्ता कोई ना कोई तो ज़रूर वो नमाज अदा कर रही थी और जनाजा भी था तो पता नहीं किसका था। लेकिन बहरहाल वो जो फुटेजेस आई थी जिसमें वो उनकी इमामत में नमाज अदा कर रही थी और बाद में जब इमरान खान को ये बात मालूम हुई थी कि मौलाना ने वोट दे दिया तो फिर शदीद इख्तलाफात भी सामने आए तो बहुत मायूसी का भी इजहार किया गया था। इस सूरत हाल में क्या मौलाना अकेले निकलेंगे या फिर उनके साथ इमरान खान भी निकलेंगे, इस पर बाद में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन असल नुकता यह कि अब तहरीक इंसाफ भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़ी है कि जहां पर एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान की तफरीक हुआ करती थी। यहाँ से वहाँ से लंदन से कोई बयान आया करता था और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में लोग होते थे वो वजाहतें देकर कहते थे जनाब ऐसा नहीं ऐसा हो गया। बिल्कुल सूरत हाल कुछ ऐसी ही आ गई है। इससे पहले कि खान ऐलान करे या यहाँ पाकिस्तान से कोई ऐलान हो, लंदन या अमेरिका से चलाए जाने वाला इमरान खान का ट्विटर अकाउंट पहले इस बात का ऐलान करता है कि अब ये मामला होगा। और जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि तमाम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करे, जो बैरून मुल्क मौजूद है वो पाकिस्तान पैसे ना भिजवाए, और उन्होंने जंगल का बादशाह करार दे दिया। जंगल का बादशाह उन्होंने ज़ाहिर इस वक्त की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ इशारा किया। वो हर बार करते रहते हैं। कभी जो पिछले थे उन्हें एक ज़माने में वो जमहूरियत
का अलंबरदार कहा करते थे, फिर मीर जाफर, मीर सादिक और न जाने कहाँ कहाँ से वो न्यूट्रल और जानवर लेकर आ गए। कल का भरोसा नहीं है, कल हो सकता है कि अगर खान साहब जो है वो आज किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो कल उनके फिर कसीदे पढ़ना शुरू कर दे। तो आज जिसे जंगल का बादशाह कह रहे हैं, हो सकता है कि किसी वक्त में उसी जंगल के बादशाह की रियाया में कोई किरदार अदा करना शुरू कर दे। तो उस पर आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर, अब जो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब लंदन या अमेरिका से जो भी इनका ट्विटर अकाउंट चल रहा है उसमें पहले बयान आता है और उसके बाद यहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ उसकी वजाहतें देती फिरती है। और अब तो उन्होंने ये जरिया ढूंढ लिया है कि फौरी तौर पर वो जंग ग्रुप के एक बड़े ही मशहूर सहाफ़ी हैं, उनको फ़ौरन बयान दे देते कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो खान साहब को जाकर समझाएंगे। और फिर उसी दिन जंग अखबार की सुर्खियाँ उससे भरी पड़ी होती है। उसके बाद जियो न्यूज़ उसको चलाना शुरू करता है और पूरा मीडिया फिर उसको कहना शुरू होता है, ओह देखिए इख्तलाफ हो गए। तो क्या वाकई में जिस तरीके से MQM लंदन और पाकिस्तान में तकसीम हुई थी और जब यहाँ पर वजाहतें देने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो क्या वहाँ पर भी ऐसा ही सिलसिला शुरू हो चुका है? एक और बात भी लोग ये कहते हैं कि जनाब ये जो उस वक्त के मामलात थे, इसमें एक बड़ी बात हुई थी कि जनाब राब्ता कमेटी को कुछ नामालूम अफराद आते थे, वो बाद में जब राब्ता कमेटी आगे पीछे चलती थी तो उसे यरगमाल बना दिया जाता था। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल अब ऐसी हो गई है कि तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कि 9 मई के बाद सब संभाले हुए थी, उस पर अब बुशरा बेगम आ चुकी है। और बुशरा बेगम कहती है, देखिए मुझे तो बस ये हुक्म आया है और ये करना है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि वो बातें यहाँ से जेल से लंदन या अमेरिका उस ट्विटर अकाउंट तक किस तरह से जाती है और बाद में खान साहब अगले दिन उसको ही क्यों बयान कर रहे होते हैं कि जनाब ये मैंने कहा है। वो कौन से ज़राए इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ के बानी का राब्ता बराह रास्त उनके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ करता है और सोशल मीडिया अकाउंट वही 1 to 1 सारी बातें करता है कि जो कि अगले दिन इमरान खान कर रहे होते हैं। आखिर इन दोनों में मुमासलत कौन सी है? एक दिन पहले उनको कौन सा बयान मिलता है और किस जराए से मिलता है? ये तो सवालिया निशान उन सब लोगों के लिए हैं जिन्होंने वहाँ कैमरे लगाए हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पर उन्हें कमरे दिए हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पर उन्हें वर्जिश की मशीनें दी हुई हैं, जिन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी के सारे मामला संभाले हुए हैं। ये सवाल तो जाता है कि आखिर ये बयान जाता किस तरीके से? पहले कहा जाता था कि जनाब एक वकील है, वो जाकर कोई खुफिया बात उनसे करते हैं, बाद में वो वकील लापता हो गए, फिर भी उन तक मालूमात जाने लगी। तो अब ये सवाल तो बनता है कि ये मालूमात जा कैसे रही है और क्या अब जिस तरीके से यहाँ पर वजाहतें आना शुरू हो गई है और पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है वो लंदन या अमेरिका की तहरीक इंसाफ से अपने आप को और खान साहब के बयानात से अपने दामन को हटा रही है, तो क्या ये दामन का सिलसिला उसी तरीके से हटाने का नतीजा वहीं तक पहुंचेगा जहां पर आकर MQM का पहुंचा, यानी कि MQM पाकिस्तान और फिर MQM लंदन की तफरीक? तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या तहरीक इंसाफ भी अब उसी तरफ गामजन है कि तहरीक इंसाफ अमेरिका और उसके आगे वो लिख देंगे A यानी कि अडियाला जेल और दूसरे लिख देंगे तहरीक इंसाफ बनी गाला पाकिस्तान? अब क्या उसी तरफ सारे रास्ते जा रहे हैं? इस पर बहस अभी जारी है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इन दोनों के दरमियान बयानात का सिलसिला तो चलता ही रहेगा और सिलसिला बनता ही रहेगा। कराची शहर में यकीनी तौर पर कुछ जब मामलात होते हैं, कुछ मुहर्रिकात होते हैं, तो सिलसिला फिर से सरगर्म हो जाता है कि अब फिर कुछ सियासी हलचल सी मचने लग गई है। इशरतुल इबाद साहब की जमात की तरफ से पहली बार ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जनाब मीडिया आकर बराह रास्त उनके जनरल वर्कर इजलास की कवरेज करे। क्या इशरतुल इबाद साहब अब अपनी ताकत का मुजाहरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं? और 8 दिसंबर को उन्होंने कोरंगी के लिए यह अनाउंसमेंट किया है कि फ़ौरन आ जाइए और अब जो है वो सब मीडिया कवरेज करे। क्या इतनी बड़े वर्कर्स को या इतनी बड़ी तादाद में वर्कर्स को जमा कर कर इतना इंतज़ाम वो कर पाएंगे, और ख़ास तौर पे कोरंगी जैसे इलाके में? ये वो सवाल है जिसे ढूंढा जा रहा है। और उस वक्त के जब MQM पाकिस्तान के इलेक्शन और ख़ास तौर पे जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, उस वक्त MQM पाकिस्तान को जो फैसिलिटीज़ मुहैया थी वो किसे मुहैया है? वो इशरतुल इबाद साहब को वो फैसिलिटीज़ इस वक्त मुहैया है या नहीं है, या वो अपने बलबूते पर ही आकर देख रहे हैं? ज़रा ये देखने का मामला है। और आएंगे तो कितने लोगों को जमा कर पाएंगे? और अगर मीडिया को दावत दी जा रही है तो इसका मतलब है कोई बड़ा फंक्शन करने का प्रोग्राम है, कोई 2000, 3000, 10,000, 15,000, कितने बड़े लोगों का वो जनरल वर्कर इजलास बुलाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए हमारी ताकत क्या है, या फिर वो ताकत नहीं दिखा पाएंगे? और कितने लोग उनके साथ हैं और किस तरह से साथ हैं, इसका सारा मंजर जो है वो अब कल हम आपसे बताएंगे कि कितने लोग आए, कैसे लोग आए, किस तरीके से आए
और चेहरे कौन कौन से थे और उससे आइंदा की सियासत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर तो तफसीली गुफ्तगू आइंदा के प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन उसके साथ ही 8 दिसंबर को ये मामला होना है और 9 दिसंबर को एमक्यूएम की तारीख़ में यौम शहदा के तौर पर मनाया जाता है। एमक्यूएम पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा से हमारी गुफ्तगू हुई और हमने कहा कि जनाब ये शहर में एक बार फिर कोई भी इवेंट, वो जो मुश्तरका एमक्यूएम का इवेंट था और जिससे आमतौर पर अब एमक्यूएम पाकिस्तान इज्तनाब बरतती है, अलग रहती है, यानी कि अगर वो 9 दिसंबर की तारीख उनकी यौम शहदा की है तो एमक्यूएम पाकिस्तान उसे 10 दिसंबर पे ले जाती है, और अगर उनका कोई यौम तासीस की तारीख होती है तो उसे एक दिन पहले या एक दिन बाद में कर देती है। तो अब 9 दिसंबर को जो यौम शहदा एमक्यूएम मनाती हुई आ रही थी 22 अगस्त 2016 से पहले, क्या उसे आप यहाँ पर बनाएंगे? और क्योंकि ये शहर में र्यूमर्स हैं और ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब एमक्यूएम लंदन वहाँ पर कोई बड़ा इज्तिमा या बड़ा मुजाहरा करने की तरफ जा रही है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा जो कि अहम ओहदे पर इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी यौम शहदा मनाएगी लेकिन वो लंदन के साथ नहीं मनाएगी और उनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो मेरा सवाल उनसे ये था, तो क्या एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम लंदन के यौम शहदा मनाने की मुखालफत करेगी? तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारा उस मामले से कोई लेना देना नहीं, हम खामोशी इख्तियार करेंगे। मेरा अगला सवाल उनसे ये था कि क्या जिस तरीके से पिछले जो यौम शहदा इनके गुजरे हैं उसमें मुख्तलिफ जगहों पर छापे, गिरफ्तारियाँ और उस दिन ख़ास तौर पर आयशा मंजिल और जो उससे इर्द गिर्द जितनी 90 की गलियाँ हैं, उसके बाद ऊपर तक जिना ग्राउंड तक जितना भी इलाका है तो सारा का सारा बड़ा मुहासरा क्या होता, तो क्या ये सिलसिला होगा या फिर कोई आज़ादी होगी? एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ने ये जवाब देने से इज्तनाब बढ़ता। लेकिन दूसरी तरफ की सूरत हाल यह है कि एमक्यूएम लंदन इस हवाले से तैयारियों की बात कर रही है। अब देखना यह है कि इस बार वो ज़्यादा लोग निकालने में कामयाब होती है या सिर्फ एक आम, पिछली बार भी उनके यहाँ पर जो ख़वातीन आई थी उतने ही लोग आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे। और तीसरा पहलू ये देखना है कि इसे रोका जाता है या इसे होने दिया जाता है। इसका अंदाज़ा आपको 8 और 9 दिसंबर के दरमियानी शब से होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों तरफ का मौक़िफ़ या तीनों तरफ के पहलू हमने आपको बता दिए कि इस वक्त क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। आखिर ख़बर की तरफ चलते हैं और वो ख़बर अहम इस हवाले से भी है कि इस वक्त बहुत सारे जहाँ पर मामला चलते हैं वहाँ हमारे पास आजकल रेटिंग्स के हवाले से कुछ टिकटॉकर्स भी बड़े ज़ेर बहस रहते हैं, कुछ हमारे यहाँ यूट्यूबर्स भी बड़े ज़ेर बहस रहते हैं। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ये देखिए सवाल पूछ ले कि वो एक सहाफ़ी आपके मुताल्लिक ये कहता है, तो अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं जरा सुनिए। सर, मंसूर अली खान साहब एक ऑडियो क्लिप आपसे मुंसलिक करके बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं, मुबैना ऑडियो क्लिप है जिसमें आपकी आवाज़ सुनाई जा रही है। मंसूर अली खान साहब ने 2 बार उनका जिक्र किया कि इमरान रियाज। कौन मंसूर अली खान साहब? अच्छा होगा जी, नेक्स्ट। खैर ये बात हो रही है इमरान रियाज खान पर। इमरान रियाज खान के भी क्योंकि अब ट्विटर और यूट्यूब हैंडलर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं तो लोग उस पर गुफ्तगू करते हैं। आजकल एक नया सिलसिला जो उन्हें गालियां दी थी अली अमीन गंडापुर ने अब तक उस ऑडियो की तरदीद नहीं की है कि जनाब ये ऑडियो मेरी नहीं थी, और तवक्कुआत यही कही जा रही है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ओन करेंगे कि जनाब ये मेरी ही ऑडियो है। जहाँ दूसरा बड़ा मामला है वो है कि इमरान रियाज खान साहब की तरफ से अभी तक कोई जवाब इसका नहीं आया है। हम सब इंतज़ार में थे कि कोई जवाब आता है नहीं आता, लेकिन हमसे ज़्यादा कुछ और सहाफ़ी इसके मुंतज़िर थे। एक कैंपेन ये भी शुरू हो चुकी है इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़। ये कैंपेन तो होती रही है कि उनका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बाकायदा मुहिम शुरू हुई है कि जिसमें उनके स्कैंडल्स के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने पैसे कहाँ से बनाए, सबूत पेश किए जा रहे हैं, चीज़ें दिखाई जा रही है कि देखिए इन्होंने करोड़ों रुपया यहाँ से बनाया, 10 करोड़ रुपए यहाँ से बनाए, 20 करोड़ रुपए यहाँ से बनाए। अच्छा, ये वो सहाफ़ी हैं आमतौर पर या वो चेहरे हैं कि जिसे हुकूमत के बड़े करीब समझा जाता है। ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ कैंपेन वहाँ से आगाज़ की जा रही है। तो ये बड़े पैमाने पर ये कैंपेन शुरू की जा रही है कि जिसमें उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ शवाहिद और चीज़ें बताई जा रही हैं। एक और जिक्र हमने अपने इंट्रो में किया कि कराची में एक बड़े जो खिलाड़ी हैं उन्होंने एक और खेल खेला है, और वो खेल ये खेला है शाहिद आफरीदी साहब ने। बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू करने से पहले हमें पता चला कि आज जो उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उर्दू कॉन्फ्रेंस भी तो एक बहुत बड़ा ड्रामा है ना, और उस ड्रामे के भी कई किरदार हैं। उस पर फिर कभी बात करेंगे कि उर्दू कॉन्फ्रेंस करवाने वाले कौन हैं, किस तरीके से ये उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है या फिर इसमें नमूदो नुमाइश ज़्यादा होती है, इसमें वाकई में उर्दू की खिदमत करने के लिए प्रचार किया जाता है या मीडिया पब्लिसिटी के लिए बात कही जाती है,
इसमें ज़्यादा रेटिंग का चक्कर है या वाकई में उर्दू के खादिम इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि जनाब वहाँ पर अजरखें बिख रही हो। खैर ये भी एक बड़ा सवाल है, उस पर फिर कभी तफसील से बताएंगे कि कौन कौन से चेहरे ये काम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, और जब उर्दू कॉन्फ्रेंस का इब्तदाइया बनाया जाता है तो उसमें कौन तकरीर करता है और किस तरह से तकरीर करता है, ये एक अलग बात है। लेकिन शाहिद आफरीदी साहब पर शाहिद आफरीदी साहब के हर जो भी सियासी उरूज में होता है उसके साथ उनकी तस्वीरें ज़रूर आती हैं। एक ज़माने में वो MKM के बड़े करीबी समझाते थे, कराची से वो अपना ताल्लुक़ बताते थे, अब वो हो या ना हो लेकिन वो बताते थे और कहते थे जनाब MKM के हर प्रोग्राम और इवेंट्स में आपको वो नज़र आते थे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आया तो वो उनके साथ नज़र आना शुरू हो गए। उससे पहले वो मुस्लिम लीग नून के कभी करीब हो जाते हैं, कभी मौलाना से वो मिल लेते हैं, कभी किसी और जगह पर भी वो मुलाकातें करते हुए तस्वीरें उनकी नज़र आ जाती है। फिर इमरान खान के भी बड़े करीबी रहने का वो दावा करते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कुछ बयानात दे दिए थे और उस बयानात में उन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक कुछ ऐसे जुमले अदा कर दिए थे कि जिस पर काफ़ी लेदे हुई थी, और ख़ास तौर पे यही इमरान रियाज खान और दीगर तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा धूम मचाया था। तो ये उर्दू कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी बातें हुई, तो जैसे ही वो शाहिद आफरीदी साहब आए तो वहीं पर कुछ नारेबाजियाँ शुरू हो गई उनके ख़िलाफ़। तो समझ गए कि अब तो माहौल तहरीक इंसाफ का लग रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन पलटा मारा और खान साहब की तारीफ़ें शुरू कर दी। ये इमरान खान ही तो मुझे लेकर आया यहाँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से ही हूँ। तो आपको मालूम है कि अब वो उन्होंने वो कसीदा गोइयाँ शुरू कर दी। अब कल कला अगर हमारे फराज भाई हैं या अली सरवर भाई हैं वो अगर वज़ीर बन जाएंगे तो हो सकता है कि शायद आफरीदी साहब जो हैं वो उनकी भी तारीफ़ करना शुरू कर दे कि जनाब मुझे बनाने में किसका किरदार है। वो कहेंगे अली सरवर भाई का है। ठीक है, अली सरवर भाई सामने मुस्कुरा रहे और जुमला भी कह रहे कि ऐसा ही हो सकता है। हाँ, तो वो लाजमी ऐसा हो भी सकता है, वो कह रहे तो ऐसा भी हो सकता है। सही है, मुमकिन है ना। तो आप उससे कोई भी तवक्कुआत कर सकते हैं। चढ़ते सूरज के साथ वो रहते हैं। अभी हम ज़ेर अताब हैं तो ज़ाहिर है वो हमारे साथ नहीं है। जब हमारा वक्त शुरू होता है तो वो कहेंगे यार आप लोगों से तो बड़ा कोई है ही नहीं, और आप जैसे अजीम खिलाड़ी तो कोई और अजीम खिलाड़ी, अजीम लोग तो हमने कभी देखे ही नहीं है, आप जैसे लोग तो कोई करते ही नहीं। कल करा वो ये कह देंगे। तो भाई ये मीडिया की दुनिया है, ये ग्रैबिंग की दुनिया, ये रेटिंग की दुनिया है, इसमें इनके रहनुमा बदलते रहते हैं, तो इसमें कोई नई आंसर नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। अनीस मंसूरी को फ़िलहाल दीजिएगा इजाज़त। आइंदा रोज़ किसी और नए मौजू के साथ आपके साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हाँ, एक किस्सा मुझे ज़रूर सुनाना था, और वो था पहाड़ों पर जो संदूक लटकाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर पहाड़ों पर जब मुर्दों को लटकाया जाता है, उस हवाले से मुझे बात करनी थी, लेकिन अगले किसी वीलॉग में इसकी तफसीलात बताऊंगा। अभी वक्त ख़त्म हो चुका, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।